Hello everyone. So, have you ever thought that how would have people lived in villages and towns and cities around 2500 years back? Yes, you are right. We are talking about the daily lives of the people and how they were trading or how were they in exchange among the people and how were they in the relationship between them. Okay. So, today we are going to start a very beautiful topic and it is classics NCERT history and chapter 8. Okay. Sorry. Village, towns and trade. Okay. So क्या हुआ था, हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पोस्ट मौर्यन पीरियड तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आफ्टर द डेथ ऑफ मॉडर्न रूलर ओके अशोका, ठीक है, बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई थी पूरे नॉर्थ इंडिया में और वी कैन से होल ऑफ द मौर्यन एम्पायर में, ठीक है। और लास्ट में मौर्यन डायनेस्टी खत्म हो जाती है। मौर्यन डायनेस्टी को जो ओवरथ्रो करते हैं वो होते हैं पुष्पमित्र शुंगा, जो कि उन्हीं के जनरल होते हैं। मौर्यन आर्मी में ही वो आर्मी में जनरल होते हैं, ओवरकम उसको रूल कर देते हैं। उसके बाद से बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन भी हुए इंडिया में, ठीक है। और बहुत सारे जो लोकल रूलर्स थे उन लोगों ने भी बहुत ही ज्यादा रूल किया। ओके, हम लोग पहले डीप में ये समझ लेते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड को हम लोग। ओके, उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड दे देते हैं सेटिंग्स का। सो पोस्ट मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न मतलब द पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका और वी कैन से आफ्टर द कोलैप्स ऑफ मौर्यन एम्पायर। ओके, सो इंडिया वाज नाउ रूल्ड बाय some foreign rulers or we can say some foreign kingdoms. Okay, this is local or we can say India. और तीसरा जो है साउथ में अलग एम्पायर चल रहा था। ओके, साउथ के किंगडम्स अलग थे। अभी हम लोग देखते हैं। तो फॉरेन इन्वेजन जो हुआ था मौर्यन एम्पायर के बाद वो इंडो ग्रीक्स यानी ग्रीक्स ने किया था। ओके, तो इसको हम लोग इंडो ग्रीक इन्वेजन कहेंगे। इंडो ग्रीक इन्वेजन था। उसके बाद कुशांस आए। ओके, कुशांस के बाद शाकास भी आए, पार्थियंस भी थे। ओके, सॉरी, पहले शाकास थे। ओके, पहले शाकास फिर कुशांस आए थे। ये सब फॉरेन रूलर्स थे, मतलब फॉरेन एम्पायर्स थे। सब इन्होंने इन्वेड किया था इंडिया। शाकास, then Kushans, then Parthians. Okay. लोकल जो हम लोगों ने रूल देखा था वो सबसे पहले शुंगा डायनेस्टी ने जो रूल किया था आफ्टर द डेथ ऑफ द मौर्यन, आफ्टर द कोलैप्सेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ओके, सो द शुंगा डायनेस्टी, the next is Kanva, the Kanva dynasty, and the next is Satavahanas. Okay, साउथ में जो तीन किंगडम्स मेनली चल रहे थे दैट इज चेलास, द एम्पायर ऑफ चोरास and that of पांड्यास। ओके, बहुत से लोगों को फॉरेन इन्वेजन को इससे ही रिलेट करते हैं कि उनके लिए फॉरेन इन्वेजन का मतलब इस्लामिक इन्वेजन होता है, जबकि ऐसा एनसीईआरटी में भी कहीं नहीं लिखा है कि इस्लामिक इन्वेजन हुआ था। टर्किश इन्वेजन हुआ था। क्लास 7 एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी इस्लामिक इन्वेजन का टर्म नहीं, इस टर्किश इन्वेजन लिखा है। जब हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि एक्चुअली इन्वेजन कैसे हुआ था। लेकिन फॉरेन इन्वेजन उससे पहले ये हुआ था, ग्रीक इन्वेजन। एंशिएंट हिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ेंगे। अब इंडिया में दो टाइप के लोग रहते हैं, या तो जिनको सब कुछ गलत पता है या तो जिनको कुछ पता ही नहीं है। और जिनको सब कुछ गलत पता है वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड के जरिए पता है। तो
ये बिल्कुल कहना गलत है कि इस फॉरेन इन्वेजन जो है सिर्फ इस्लामिक या ब्रिटिश इन्वेजन हुआ था, जबकि ऐसा नहीं है। फॉरेन इन्वेजन एंशिएंट हिस्ट्री में हो चुके हैं, जो कि सबसे पहले इंडो ग्रीक ने ग्रीक्स इन्वेजन किया था। सबसे पहले बेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, जो कि अलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ था। अलेक्जेंडर ने जो किया था वो भी इन्वेजन ही किया था। ओके, उसके बाद फिर शाकाज आए, कुशान्स भी आए, और फिर पार्थियंस आए। ये सब फॉरेन रूल इन्वेजन थे। लोकल जो इन्वेजन हुए थे वो शुंगा डायनेस्टी, शुंगा ने जो किया था। कानवास थे, सतावानास थे। ओके, अब इनकी लोकेशन जान लेते हैं पहले। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया में एक ही तरफ जो साइड है वो ओपन है, ठीक है। यानी फॉरेन जो इन्वेजन के लिए सिर्फ एक ही साइड है, ठीक है। यानी इंडिया को जो फॉरेन से कनेक्ट करती है वो कौन सा एरिया है? नॉर्थ वेस्ट। ओके, यानी इंडिया का जो डोर है वो कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। तो ये सारे जो इन्वेजन हुए थे, यानी इन्होंने जो रूल किया था, ये सब नॉर्थ वेस्ट साइड के थे। ओके, इन सब लोगों ने अटैक कहां से किया था? नॉर्थ वेस्ट में। बाद में टर्किश इन्वेजन भी जो हुआ था नॉर्थ वेस्ट से ही हुआ था। ओके, घोड़ी गजनवी जो आए थे उन्होंने भी नॉर्थ वेस्ट में इन्वेट किया था। ओके, उसके बाद शुंगा डायनेस्टी, कानवा, ये मोस्टली नॉर्थ साइड पे ये रूल कर रहे थे, और वी कैन से दैट दे रूल फ्रॉम वेस्ट साइड, वेस्टर्न इंडिया में भी। ओके, नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न इंडिया पे ये लोग रूल कर रहे थे। ओके, सतावाना जो थे, ओके, सतावाना भी ये वेस्ट में ही रूल कर रहे थे। ओके, टुवर्ड्स द वेस्टर्न इंडिया। और साउथ में हम लोग चोलास, चेरास और पांड्यास ये हम लोग देख रहे थे। ओके, सो आपको पूरा ये बैकग्राउंड मिल चुका है कि आफ्टर द मौर्य, ठीक है, कि कौन कौन क्या क्या किसने रूल किया। ओके, किन किन लोगों ने रूल किया। ओके, सो अब यहाँ का थोड़ा सा हम लोग सिस्टम समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या सोसाइटल स्ट्रक्चर था। ओके, सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, या कैसे ट्रेड चल रहा था। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि अगर ये लोग रूल कर रहे थे तो इसके तो सोर्सेस कुछ होंगे, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हिस्ट्री जानने के दो ही सोर्स हो सकते हैं, या तो रिटन रिकॉर्ड्स हो सकते हैं या तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो सकते हैं। ओके, तो इसमें रिटन रिकॉर्ड्स जो थे, अगर विलेज लाइफ की हम लोग बात करें, दो टाइप पे। जब हम लोगों ने चैप्टर किया था विलेज, सिटीज एंड ट्रेड, तो पहले विलेज में, तो विलेज में हम लोगों को मोस्टली क्या, रिटन रिकॉर्ड्स तो मुश्किल ही है, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स थोड़े बहुत मिलेंगे, ठीक है, और रिटन रिकॉर्ड्स भी थोड़े बहुत हैं। लेकिन मोस्टली जब हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके, तो विलेज में अगर देखा जाए, विलेज में मोस्ट कॉमनली उस टाइम पे क्या था? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मेन फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन था। ओके, हंटिंग एंड गैदरिंग से हम लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर आ गए थे। ओके, एग्रीकल्चर हम लोग का मेन ऑक्यूपेशन बन चुका था। एग्रीकल्चर के साथ साथ जब एग्रीकल्चर डेवलप हुआ तो लैंड भी डेवलप हुए, मतलब लोगों ने लैंड खरीदने भी स्टार्ट किए। ओके, जब लैंड लोगों ने खरीदना स्टार्ट किए तब उस पर एग्रीकल्चर पे क्रॉप्स उगाना शुरू किए, तो क्रॉप्स को ज्यादा फर्टाइल भी बनाना होगा, तो इरिगेशन सिस्टम भी आया। ओके, और साथ में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था वैदिक सिविलाइजेशन में, तो अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में मेन डिफरेंस जो था क्या था? डिस्कवरी ऑफ आयरन। ओके, डिस्कवरी हो चुकी थी आयरन की, ठीक है। तो एग्रीकल्चर टूल्स बनने, एग्रीकल्चर टूल उससे बने, जब एग्रीकल्चर टूल बने इससे, आयरन से। ओके, तो इसमें फार्मिंग में बहुत ज्यादा हेल्प हुई, ठीक है। सो एग्रीकल्चर जो था नॉर्थ इंडिया में फ्लरिश कर गया। ओके, या होल ऑफ इंडिया में एग्रीकल्चर फ्लरिश कर गया। ओके, in the whole northern part of the India, the agriculture flourished. Okay, and also the irrigation system also helped very much. Okay, because most of the civilization rises from the north only. Okay, or from the banks of the river. Okay, be it the Indus Valley, ठीक है, or the Rigvedic civilization, they all develop on the near the banks of the river Ganges or Indus. Okay, and here also which help the irrigation. Okay, उसके बाद विलेज का सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था? ओके, ये जानते हैं। तो अभी हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि नॉर्थ में और रूल कर रहे थे और साउथ में और किंगडम्स रूल कर रहे थे। तो जब अलग अलग जगह रूल करेंगे तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी अलग होगा। अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम में भी देखें तो यूपी के सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है, यानी यूपी में जो फैमिली स्ट्रक्चर है और जो बेसिकली स्ट्रक्चर है,
वो अलग है। लेकिन अगर साउथ में केरला तमिलनाडु चले जाए तो वहां का सोसाइटी का स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर या विलेज स्ट्रक्चर कुछ अलग देखने को मिलेगा, वहां का पैटर्न अलग देखने को मिलेगा। ओके, सो अगर हम लोग नॉर्थ की बात करें, इन नॉर्थ इंडिया, ओके, as you all know, I have discussed that farming is the main occupation. Okay, agriculture is the main occupation of the people. Okay, so when agriculture happens to, okay, जब एग्रीकल्चर स्टार्ट होने लगा तो लोगों ने फिर लैंड खरीदना भी, जब लैंड पे ही तो लोगों ने एग्रीकल्चर फार्मिंग करना स्टार्ट की, जब फार्मिंग करना स्टार्ट की तो लोगों ने फिर लैंड खरीदना भी स्टार्ट किया। ओके, कि कोई तो एक हो जिसके पास ये काफी लैंड का हिस्सा था। लैंड के लिए लड़ाई उस टाइम से चली आ रही, आज भी सब लैंड के लिए ही लड़ाई, जमीन के लिए ही लड़ाई है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट था हम लोगों नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है, तो विलेज हेडमैन। ओके, ये विलेज हेडमैन क्या था? विलेज हेडमैन था, किंग्स अपॉइंट करते थे, ठीक है, विलेज हेडमैन को। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका, नाम याद रखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं इंस्क्रिप्शन, ये हम लोगों को मिला था एनसीईआरटी क्लासेस, एनसीईआरटी में लिखा है इसका नाम ग्राम भोजक। ओके, सो विलेज हेडमैन वाज कॉल्ड ग्राम भोजक, ठीक है। एंड व्हाट वाज द ड्यूटी फॉर द विलेज हेडमैन? ओके, द ड्यूटी ऑफ द विलेज हेडमैन वाज टू, he was the landowner. Okay, we can say he is the landowner. लैंडओनर ये थे, ठीक है। लोकल जो विलेज सेटलमेंट्स होती थी, यानी विलेज में जो एज अ पुलिस का भी काम यही करते थे, ठीक है। मेजर डिसीजंस भी, विलेज के जितने डिसीजंस थे ये भी यही लेते थे, ठीक है। जैसे अभी के टाइम पे एक मेयर हो गए या गांव में प्रधान हो गए, सरपंच, ठीक है, जो रोल प्ले करते हैं ये इस टाइम पे विलेज हेडमैन यानी ग्राम भोजक प्ले करते थे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पहला तो ये विलेज हेडमैन लैंड ओनर यानी जिनके पास जमीन थी, ठीक है। दूसरी बात ये लोग स्लेव्स भी, ये लैंड ओनर, अब इनके पास जमीन है। अब जिसके पास जमीन होती है जरूरी नहीं है कि, ऐसा तो कभी नहीं कि जिसके पास जमीन है तो उसी पे वही फार्मिंग कर देगा, ऐसा नहीं। जिसके पास जमीन है यानी वो पैसे वाला है, यानी वो दूसरों से करवाएगा। ओके, सोसाइटी में उसका कद ऊपर है तो यानी उसके लिए काम करना उसकी जमीन, अपनी ही जमीन पे उसकी शान के खिलाफ है, यानी वो दूसरों को अपॉइंट करेगा, यानी वो स्लेव्स रखेगा, नौकर रखेगा। ओके, सो विलेज हेडमैन ऑल्सो अपॉइंटेड स्लेव्स। ओके, नेक्स्ट जो है हम लोग नॉर्मल फार्मर्स कह सकते हैं या ऑर्डिनरी प्लसमैन। ओके, फार्मर्स थे या ऑर्डिनरी प्लसमैन थे, ठीक है। इनको कहा जाता था, इनको कहा जाता था गृहपति। ओके, दे वर कॉल्ड गृहपति। नेक्स्ट जो थे स्लेव जो के थे, ठीक है, यानी लैंडलेस लेबरर्स। अब जिनके पास कुछ लैंड नहीं है वो क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे नॉर्मल, यानी डेली वेजेस लेबर्स की तरह, ठीक है। सो थर्ड कैटेगरी ऑफ द पीपल दैट लिव इन द विलेजेस वर लैंडलेस लेबर्स एंड दे वर कॉल्ड दासा कर्मकर। ओके, सो इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझिए कि नॉर्थ में जो विलेज का स्ट्रक्चर है कैसा है। नंबर फर्स्ट पे विलेज हेडमैन है, ओके, यानी द वन who owns the land or the landowners, ठीक है। इन द एनसीईआरटी क्लासेस इट इज रिटन दैट these village headmen were called ग्राम भोजक। ओके, नंबर सेकंड there were farmers, okay, means they do not own land but they are the normal ordinary ploughsmen, okay, who ploughs and do that खेती बाड़ी, and they were called गृहपति। Number third were landless laborers or the one who does not own lands and they were also treated as slaves. Okay, we can say they were normally slaves. The village headman appointed them as a slave, ठीक है, to plow their land or to do other odd works. Okay, and these were called das karmakar. Okay, so this is the structure of the village. Okay, in the northern part of the India. Okay, when we go towards the southern part, okay, in the South India, the same structure is followed there also. Okay, अब उस टाइम पे रूरल सोसाइटी में
एक ही जैसा स्ट्रक्चर होगा ना। आज भी अगर देखा जाए तो हर जगह इंडिया में अलग अलग चीजें फॉलो हो रही है, लेकिन एक स्ट्रक्चर तो वही है ना। ये गांव में प्रधान तो हर जगह होगा ना, उसके बाद किसान तो हर जगह होगा। वैसे ही नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में मोस्टली यही तीन टाइप के लोग थे, यानी द वन हु ओन्स द लैंड, द नॉर्मल प्लग्समैन और द फार्मर्स, एंड द वन हु आर लैंडलेस लेबर्स, हु आर ट्रीटेड एज द स्लेव्स। जैसे अगर कास्ट सिस्टम है तो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया कहीं भी चले जाओ तो कास्ट सिस्टम तो वही रहेगा। अब वो अलग अलग चीजें अलग अलग कुछ हो रही, कहीं का सिस्टम ज्यादा है कहीं कम है, लेकिन वो पैटर्न सिस्टम तो स्ट्रक्चर वही है, सोशल स्ट्रक्चर। सो द विलेज रूरल स्ट्रक्चर, और वी कैन से द सदर्न रूरल स्ट्रक्चर is also the same. Number one, village headman. Okay, but he was called something else. Okay, in the South India, okay, it is called I think Velalar. Okay, he was called Velalar. The village headman is called Velalar. And number second, who comes at the number second? The one normal ordinary farmers or ordinary ploughsmen. Okay, the farmers are called उझावर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है तो इसको थोड़ा सा लोग अच्छे से देखिएगा स्पेलिंग के साथ। ओके, कभी कभी कॉम्पिटिशन में भी ये पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड द नंबर थर्ड इज दे आर द नॉर्मल और वी कैन से द लैंडलेस लेबर्स। ओके, द वन हु डज नॉट ओन एनी लैंड। They were called Adimai. ADIMAI, Adimai. ओके, सो ये साउथ का विलेज स्ट्रक्चर था। ओके, तो आप लोगों ने विलेज का सोशल स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, मतलब विलेज का हम लोगों ने स्ट्रक्चर एक पढ़ लिया कि विलेज में कैसा रूरल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा था। ओके, अब सिटीज की बात करें। सिटीज की हम लोग बात कर लें तो सिटीज के हम लोगों को सोर्सेस कहां से मिलते हैं। सबसे पहली चीज हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि रिटन सोर्सेस होते हैं, और दूसरे कौन से सोर्सेस होते हैं? अनरिटन सोर्सेस, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड टाइप के भी सोर्सेस होते हैं जैसे कि ट्रैवलर्स, ठीक है। उस टाइम पे ट्रैवलर्स इंडिया में ट्रैवल होना शुरू हो गए थे, एंड बिफोर द इंडस वैली या टिल द इंडस वैली हम लोगों को इतना ट्रैवलर्स के अकाउंट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन उसके बाद से हम लोगों को ट्रैवलर्स के अकाउंट मिलने लगते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड लेटर ऑन द मॉडर्न पीरियड एंड देन गुप्ता, ठीक है। तो सिटीज की हम लोग बात कर लें तो हम लोग को पहले सोर्सेस कहां से मिलते हैं? स्टोरीज से। ओके, स्टोरीज जैसे कि जटाकास। व्हाट आर दोज जटाकास? शायद मैंने बुद्धिज्म जैनिज्म में डिस्कस नहीं किया था, मैं अभी कर दे रहा हूं। जटाकास आर द ओके शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। ये स्टोरी जो थी ऑर्डिनरी पीपल ने नहीं लिखी थी, ठीक है, बट ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने प्रिजर्व करके रखी थी। ओके, सो these are Jatakas are the stories written by ordinary people and preserved by Buddhist monks. Okay. नंबर सेकंड जो हम लोगों को सोर्स देखने को मिलता है वो हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? स्कल्पचर्स। ओके, स्कल्पचर्स मींस डिजाइन्स। ओके, क्या होता है? कुछ वॉल्स में, ठीक है, जैसे कि डिजाइन हो जाना, ठीक है, या मंदिर में, ठीक है। उस टाइम पर टेम्पल्स की तो इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं थे, ठीक है, लेकिन कुछ वॉल्स में, कुछ दीवारों में, ठीक है, कहीं फोर्ट्स में, ठीक है, ये डिजाइन होना यानी एक इंस्क्रिप्शन होना। स्कल्पचर्स मतलब एक कार्व्ड आउट डिजाइन होना, ठीक है। सो दीज डिजाइन वर द ये कार्व्ड आउट है, ठीक है, ये कार्व्ड सीन्स थे, ठीक है, जो लोगों ने कर देते। और ये कार्व्ड सीन क्या डिपेक्ट कर रहा था? ये लोगों की विलेज की और सिटीज की लाइफस्टाइल वो डिपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। दीज कार्व सीन्स डिपेक्ट द लाइफस्टाइल of
ऑफ विलेज या टाउन की वहां के लोग कैसे जी रहे हैं, ठीक है, वहां की लाइफस्टाइल कैसे है, वहां के विलेज के लोग कैसे, सिटीज के लोग, टाउन्स के लोग कैसे हैं, ठीक है, ये स्कल्पचर्स ही हम लोग को इंडिकेट कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने भीमबेटका पेंटिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, स्टोन एज में बहुत फेमस थी भीमबेटका पेंटिंग्स, ठीक है, तो वो लोगों ने डिजाइन करके रखी थी, ठीक है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, भीमबेटका पेंटिंग जो थी, ठीक है, तो वो लोगों की लाइफस्टाइल को ही डिपेक्ट कर रही थी कि स्टोन एज में लोगों का क्या लाइफस्टाइल था। ओके, मेसोलिथिक में स्कल्पचर्स के बाद हम लोग को क्या ट्रैवलर्स के अकाउंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। ट्रैवलर्स के अकाउंट में बहुत फेमस जो ट्रैवलर था, ठीक है, उसने कौन सी पोर्ट सिटी एक डेवलप करी थी, एनसीईआरटी ने लिखा है भरूच सिटी, ठीक है, उसने भरूच सिटी का उसने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था, ठीक है, कि भरूच सिटी, ठीक है, इसका ग्रीक नेम याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, इट इज बैरीगस, वी कैन से बैरीगस, ओके, ये ग्रीक नेम था भरूच सिटी का, ओके, इट इज नो प्लेस हियर सो आई एम राइटिंग इट डाउन। नंबर 4 पे जो आता है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है, नंबर 4 पे हम लोग क्या आते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हम लोग को क्या मिल सकते हैं, एक हम लोग को रिंग वेल्स मिले थे, ठीक है, जो हम लोगों ने आर्कियोलॉजिस्ट ने जब डग्स किए, ठीक है, फाइंडिंग, तो रिंग वेल्स उनको मिले, रिंग वेल के साथ साथ कॉइन्स भी मिले, और उसके साथ साथ कुछ क्राफ्ट्स भी मिले हम लोगों को, ठीक है, ओके, पॉटरीज मिली, ठीक है, ये सारे मिले। टेम्पल्स का कोई इतना नहीं था हम लोगों को मिले, ठीक है, एविडेंसेस नहीं मिले, ठीक है, ना हम लोगों को एक डेवलप स्टेट या कुछ उसके रिलेटेड मिले, ठीक है। हम लोग कॉइन्स और पॉटरीज को हम लोग क्राफ्ट्स को डिस्कस करते हैं, ओके। सो कॉइन्स में उस टाइम पे हम लोग को ये रिकॉर्ड मिला कि पंचमार्क कॉइन बहुत ज्यादा फेमस थे उस टाइम पे, ठीक है। अर्लीस्ट जो हम लोग को ट्रेड करने के लिए जो हम लोग को मिले थे, अर्लीस्ट कॉइन जो थे चले थे, पंचमार्क कॉइन चले थे। नाउ व्हाट आर द पंचमार्क कॉइन्स? पंचमार्क कॉइन्स ये थे कि ये मेटल से बने होते, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप थे और सर्कुलर भी कह सकते हैं, दे वर द रेक्टेंगुलर इन शेप, इसको लिख सकते हैं आप लोग, दे आर द रेक्टेंगुलर इन शेप। ऑल्सो दे वर कट आउट ऑफ मेटल शीट, ठीक है, मेटल शीट जो थी उससे ये काटे गए थे, ठीक है, काट के बनाए गए थे ये, ठीक है, कट आउट ऑफ मेटल शीट, ठीक है, और काटने के बाद इसमें, ठीक है, स्टैम्प कर दिया गया था, यानी स्टैम्प सिंबल से पंच कर दिया गया था, ठीक है। एंड थर्ड रिवर्स स्टैम्प्ड विथ सिंबल्स, यूजिंग पंचेस। ये पंचेस क्या डिपेक्ट कर रहे थे? ये पंचेस जैसे कि राजा का डिपेक्ट कर रहे थे कि ये इस राजा के हैं, मतलब कॉइन्स, ठीक है, ये इस राजा के कॉइन्स है, या इस राज के, इस किंगडम के कॉइन्स है, ठीक है, इतने सारे किंगडम्स थे तो उस टाइम पे ये इस किंगडम के हैं, ये इस किंगडम के हैं, या ये विलेज एडमिन के, ठीक है। स्टैम्प किए गए थे, इंस्क्रिप्शन नहीं, गोदने में और थप्पा लगाने में ये फर्क है, ठीक है, गोदा नहीं गया था, थप्पा लगाया गया था, स्टैम्प किया गया था पंचेस से, ओके, ये डिफरेंस याद रखिएगा। तो ये पंचमार्क कॉइन्स थे, ओके, they were the earliest coins, okay, they were in use for a very long time, ठीक है, बहुत ज्यादा earliest ancient history में काफी ज्यादा यूज हुआ था इनका, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, अच्छा, विलेज में तो एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन था, लेकिन सिटीज में धीमे धीमे अदर फॉर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन भी, ठीक है, वर ऑल्सो डिस्कवर्ड, ओके, कुछ और ऑक्यूपेशन भी लोग प्रैक्टिस करने लगे थे, ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है, वर ऑल्सो बीइंग प्रैक्टिस बाय द पीपल। नाउ व्हाट आर दोस? जस्ट लाइक पॉटरी एंड क्राफ्ट्स, ओके, तो क्राफ्ट्समैन और पॉटर्स, ठीक है, बहुत ज्यादा डेवलप होने लगे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग प्रैक्टिस करने लगे थे। सो अदर फॉर्म्स ऑफ जो सोर्सेस हम लोग को मिलते हैं, ठीक है, इसमें बहुत अच्छा सोर्सेस मिलता है हम लोग को, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ओके, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर,
इसका शॉर्ट फॉर्म है NBPW। ओके, याद रहेगा ना, NBPW मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ओके, क्या थी ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर? ओके, पॉटरी थी एक टाइप से, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं इट इज अ पॉटरी, ठीक है, हार्ड व्हील मेड थी, ठीक है, थोड़ी बहुत मेटेलिक भी थी, ठीक है, हार्ड व्हील मेड थी, मेटेलिक भी थी। ओके, मेटेलिक मतलब हम लोगों को असली में मेटेलिक मेटेलिक नहीं थी, ठीक है, मेटेलिक लुकिंग वेयर टाइप का था। ओके, मेटेलिक लुकिंग वेयर, ओके, और शाइनी सरफेस बहुत था, ठीक है। Why it is called northern black polish? Because it is very much found in the North India। नॉर्थ इंडिया में बहुत देखने को मिली, साउथ इंडिया में ये नहीं देखने को मिली। ओके, नॉर्थ इंडिया में इसका काफी एविडेंसेस मिले हैं कि ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर यूज हुई थी। ओके, ब्लैक क्यों? क्या होता था पॉटरी में, मतलब जो पॉटर्स होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, किल्स है जो उनके, या यही भट्टियां जो हैं, वहां पे ये इसको इतने हाई टेम्परेचर में सन के नीचे ये लोग रख देते थे, और जिससे जो सरफेस था इसका पूरा काला ब्लैक हो जाता था, ठीक है, और उसके बाद ये पॉलिश क्यों, उसके बाद ये लोग पॉलिश कर देते थे, ठीक है, मिरर टाइप के, ताकि इसका शाइनी सरफेस आ जाए, ठीक है। तो इस वजह से नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर इसका नाम पड़ा, ठीक है, याद रहेगा ना ये, ठीक है। ओके, सो ये सारे फीचर्स थे। ओके, सो इट इज ब्लैक इन सरफेस ऑल्सो, इट इज वेरी मच पॉलिश ऑल्सो, ठीक है, जस्ट लाइक अ शाइनी मिरर। ओके, एंड इट इज वेरी मच फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये सारे एविडेंसेस थे। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आई थिंक काफी हो गया है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग कुछ मेजर सिटीज हैं जो फ्लरिश हुई थी उस टाइम पे, मथुरा जिसमें बहुत फेमस सिटी है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ हम लोग रूट्स भी देखेंगे, एंशियंट सिल्क रूट जो था, ठीक है, रूट्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर हम लोग रूट्स नहीं देखेंगे तो हम लोग को ट्रेड समझ नहीं आएगा कि फॉरेन ट्रेड कैसे होता। अगर फॉरेन इन्वेजन हुआ था तो फॉरेन इन्वेजन हुआ था तो मतलब कुछ तो ट्रेड हो ही रहा होगा ना। ग्रीक, अगर ग्रीक इन्वेजन हुआ था तो ग्रीक से इंडिया कुछ आ जा तो ही होगा, ऐसी बात तो है नहीं अगर इन्वेजन हुआ था, ठीक है। तो हम लोग उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, एंशियंट सिल्क रूट्स को। कुछ सिटीज जैसे मथुरा है और अरिका मेदू, इट इज इन नाउ इन पौंडीचेरी। ओके, सो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सो आई थिंक you have understood till here, and if you have any doubt then let me know in the comment section also. Okay, till we meet in next class. Okay, thank you.